गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बोर के एटॉमिक मॉडल को अच्छे से समझाए, उसके पीछे जो सारा डेवलपमेंट है वो सब हम देख कर आए। अब उस बोर के एटॉमिक मॉडल का यूज करके हम जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम था उसको हम क्वांटिटेटिवली समझेंगे कि एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम में किस तरह से क्वांटिटीज को आप पुट कर सकते हो। तो बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो line spectrum of hydrogen can be explained quantitatively by using Bohr's model। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। देखो मैंने आपको बताया था कि बोर ने इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलर एनर्जी का वैल्यू दिया था। इस इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी लेवल में है उसकी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोर ने फॉर्मूला दिया था। तो देखो बोर ने क्या बताया था कि अगर हाइड्रोजन के लिए, पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए अगर आप बात करो तो E का वैल्यू उसने फाइंड आउट करना हमें बताया। E इज इक्वल टू द माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर था। तो हाइड्रोजन के केस में वो Z यहाँ पर 1 हो जाएगा। Z क्या था यहाँ पर? एटॉमिक नंबर था। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए, पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए हम एनर्जी को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर। ओके और यहाँ पर जो 2.18 इंटू 10⁻18 है वो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है जूल्स में। जो रिडबर्ग कांस्टेंट आपको लाइन स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के समय हमें रिडबर्ग ने दिया था जिसकी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में थी। यहाँ पर वही रिडबर्ग कांस्टेंट है पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए और ये वैल्यू इसकी जूल्स में है। ओके तो हम इस E का वैल्यू, जो एनर्जी का वैल्यू, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द माइनस ऑफ RH अपॉन N स्क्वायर। इसकी जगह RH रिप्लेस कर दिया आपने, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है। ओके इसे इक्वेशन 1 हमने नाम दिया। यहाँ पर व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल देन गैप बिटवीन दीज टू लेवल। जब एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, फिर वो हायर से लोअर में हो या लोअर से हायर में हो, तो एनर्जी गैप कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, डेल E इक्वल टू द E2 माइनस E1। E2 क्या, यहाँ पर E1 क्या, एनर्जी ऑफ लोअर लेवल और E2 जो है वो एनर्जी ऑफ हायर लेवल। ओके अब यहाँ से हमें कंबाइन करना है दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, एनर्जी गैप वाली, और इक्वेशन नंबर 1 जो हमें बोर ने दी थी टू कैलकुलेट द एनर्जी। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो E2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम दोनों को कंबाइन करेंगे। E2 की जगह यहाँ से हम E2 लिखेंगे माइनस RH अपॉन N2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, और E1 का वैल्यू लिखेंगे हम माइनस RH अपॉन N1 स्क्वायर। समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, N1 क्या है, लोअर लेवल का नंबर है, और N2 हायर लेवल का नंबर है। ओके तो यहाँ से डेल E का वैल्यू आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया अकॉर्डिंग टू द बोर, माइनस ऑफ RH अपॉन N2 स्क्वायर, और E1 का वैल्यू माइनस ऑफ RH अपॉन N1 स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हुए, तो यहाँ प्लस ऑफ RH अपॉन N1 स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी गैप अकॉर्डिंग टू द बोर। इस एनर्जी गैप को अगर आप रिडबर्ग कांस्टेंट RH जो है उसे अगर आप कॉमन लेते हो कुछ इस तरह से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ RH इन जूल्स क्या आएगी, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स। जूल्स में आ जाएगी क्योंकि एनर्जी हमें जूल में फाइंड आउट करनी है। वहां पर हम वेव नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, वेव नंबर भी सेंटीमीटर इनवर्स में फाइंड आउट होती है। तो हमने रिडबर्ग का जो यूनिट था वो सेंटीमीटर इनवर्स में देखा था, उसका वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में देखा था। यहाँ एनर्जी की रेफरेंस में हमें यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जूल्स की फॉर्म में देखना है, जो कि कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? और अब हम जानते हैं, यहाँ से हमने डेल E का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द बोर, हमने डेल E का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। किसके लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। तो बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी उसने। ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर मिली। अब हम जानते हैं कि डेल E बराबर h न्यू होता है। आइंस्टीन का हमें यहाँ पर पता है कि डेल E बराबर h न्यू होता है, और न्यू का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो डेल E अपॉन H कर सकते हो। H आपका प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स है, और डेल E का वैल्यू आपने बोर का एटॉमिक मॉडल यूज करके डेल E का वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया। तो यहीं से सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, और हमें यहाँ से न्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। बोर का एटॉमिक मॉडल यूज करके हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन करनी सीखी कि किस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी गैप का हम इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसे नोट डाउन करो, फिर हम न्यू की फॉर्म में इस फॉर्मूला को देखेंगे। तो स्टूडेंट, बोर ने जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की
एक्सप्लेनेशन दी अपने मॉडल को यूज करके, वहां हमने एनर्जी फाइंड आउट करना सीखी, किस तरह एनर्जी का फॉर्मूला हम लेकर आते हैं बोर मेडल से फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फॉर्मूला को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि डेल ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, हमें ये चीज मालूम है। तो यहाँ से अगर हम न्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेल ई अपॉन एच कर सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ पर की है, एच का वैल्यू फिक्स है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। डेल ई का वैल्यू आप निकाल कर आए हो 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n² माइनस 1/nt²। n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल नंबर है, n2 हायर एनर्जी लेवल नंबर है, ठीक है। और यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपने लिख दी जूल इंटू सेकेंड में। तो आपको न्यू की वैल्यू और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर आती है 3.29 इंटू 10⁻15 1/n1² माइनस 1/nt² इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हो, इसे सेकेंड इनवर्स में भी लिख सकते हैं। अब यहीं से इस फॉर्मूला को जो फ्रीक्वेंसी के लिए आपने लिया है इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर, जैसे कि रिडबर्ग ने वेव नंबर ही कैलकुलेट करना हमें बताया था, तो उसी का एक्सप्लेनेशन क्वांटिटेटिवली हम यहाँ देख रहे हैं। तो न्यू बार होता है न्यू अपॉन सी, जब आप फ्रीक्वेंसी में जो लाइट की वेलोसिटी है ये, ठीक है, सनलाइट की वेलोसिटी है, उससे डिवाइड करते हो तो आपका वेव नंबर आ जाता है, ठीक है। ये भी फिक्स है, सी का वैल्यू फिक्स है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये हमें सबको पता है, ये लाइट की वेलोसिटी है। यहाँ से न्यू बार की वैल्यू हम निकाल कर आए, वो न्यू बार का वैल्यू हमने यहाँ फिक्स किया, तो हमें न्यू का वैल्यू फिक्स किया फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ से हमें वेव नंबर यानी फ्रीक्वेंसी मिलती है, वेव नंबर मिलती है हमें 1.096 इंटू 677 इंटू 10⁻7 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। में सारी यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पर सिर्फ मीटर बचता है हमारे पास, मीटर इनवर्स हो गया है वो। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बाय यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले आपने क्या देखा था, आपने कुछ डेवलपमेंट देखे जो कि बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमारी हेल्प कर रहे थे। उन सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए हम फिर बोर एटॉमिक मॉडल की तरफ चले। बोर ने अपने 4 पोस्टुलेट्स हमें दिए, उन पोस्टुलेट्स को हमने समझा, फिर बोर के मॉडल का हमने यूज किया टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो लाइन स्पेक्ट्रम हम स्टार्टिंग में देख चुके थे हाइड्रोजन का, उसकी एक्सप्लेनेशन, कौन सी एक्सप्लेनेशन, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन बोर ने दी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हमें बोर की कुछ लिमिटेशंस पढ़नी है और फिर आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करना है। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।